डिकोड की शुरुआत हम मशहूर शायर बशीर बद्र के एक शेर से करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। आप ध्यान से सुनिएगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यह शेर पिछले महीने हुई उन दो घटनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिनके बीच कई समानताएं हैं। इनमें पहली घटना है मुर्शिदाबाद के सांप्रदायिक दंगे और दूसरी घटना है पहलगाम का आतंकवादी हमला। अगर आप इन दोनों घटनाओं की टाइमलाइन को आज डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुर्शिदाबाद के सांप्रदायिक दंगे 11 और 12 अप्रैल को हुए और पहलगाम का आतंकवादी हमला इसके सिर्फ 10 दिन बाद 22 अप्रैल को हुआ। इन दोनों घटनाओं में सबसे बड़ी समानता यह है कि जैसे पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, ठीक वैसे ही इससे 10 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं के ही घरों को चुन चुन कर जलाया गया। अंतर सिर्फ इतना है कि पहलगाम में हिंदुओं को मारने वाले पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड थे, और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाने वाले इसी देश में रहने वाले कुछ लोग हैं। एक और अंतर यह है कि पहलगाम में हिंदुओं की हत्या पर पूरे देश के लोगों के खून में उबाल आया, लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसकी हमारे देश में ज्यादा बात नहीं हुई। तो सबसे पहले आप मुर्शिदाबाद के इन दंगों को कुछ खास पॉइंट्स में समझिए और ये पॉइंट्स मैं आज चाहूंगा कि आप नोट करें। पहला, पहलगाम हमले की तरह यह घटना भी धर्म के आधार पर हुई, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों को ही चुन चुनकर निशाना बनाया गया। दूसरा, इस दंगे में लगभग 400 परिवार हिंसा का शिकार हुए और इनमें से 100% परिवार हिंदू थे, यानी सारे के सारे परिवार एक ही धर्म के थे और वो था हिंदू धर्म। तीसरा, पहली बार ऐसा हुआ जब आजाद और धर्मनिरपेक्ष भारत में इन हिंदू परिवारों को किसी तरह से अपनी जान बचाकर गंगा नदी पार करके मालदा में शरण लेनी पड़ी, यानी इन हिंदुओं को अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह रहना पड़ा। जिस जगह पर ये दंगे हुए वहां से पुलिस स्टेशन की दूरी सिर्फ 300 मीटर थी, लेकिन फिर भी वहां की पुलिस ये सब कुछ देखती रही और आरोप है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की। राज्य का पूरा प्रशासन इन तमाम परिवारों पर अपने घर वापस जाने का दबाव डालता रहा, जबकि ये सारे लोग इतने डरे हुए थे कि ये अपने घर जाना ही नहीं चाहते थे। इन्हें लगता था कि अपने घर जाएंगे तो इन्हें मार दिया जाएगा और ये लोग मांग कर रहे थे कि स्थानीय पुलिस इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए अब उनके इलाके में बीएसएफ का एक स्थायी कैंप होना चाहिए। जरा अंदाजा लगाइए कि इस देश में कोई ऐसा इलाका भी है, आज के भारत में कोई ऐसी जगह भी है जहां रहने वाले हिंदू परिवार ये मानते हैं कि उनकी रक्षा के लिए वहां की स्थानीय पुलिस काफी नहीं है, उनकी रक्षा बीएसएफ जैसी सेंट्रल फोर्स ही कर सकती है, ऐसा उनका मानना है। अगला पॉइंट यह है कि यह हिंसा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ कानून के विरोध में हो रही थी, लेकिन इसमें हिंदू परिवारों के घरों को ही क्यों जलाया गया, और वो भी उस मुर्शिदाबाद में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इस जिले में मुसलमानों की आबादी 66.2% है और हिंदुओं की आबादी 33.2%। सोचिए, सिर्फ 33% हिंदू यहां पर रहते हैं और ये आंकड़े भी आज से 14 साल पुराने हैं। आप सोचिए, वर्ष 2011 की जनगणना के ये आंकड़े हैं। अब तो हो सकता है हिंदुओं की संख्या यहां पर और भी कम हो चुकी हो। तो जो बात समझ के परे है वो ये है कि कुछ लोग इस इलाके में वक्फ कानून का विरोध करना चाहते थे, वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि हिंसक हो गया। लेकिन इस सब में हिंदुओं की क्या गलती थी, इन हिंदू परिवारों की क्या गलती थी, और वक्फ कानून का विरोध करने के लिए इन हिंदू परिवारों के घरों को क्यों जलाया गया? आज मैं अपने साथ उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आया हूं, जिसे किसी सरकार ने नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, बल्कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वयं बनाया है। और इस रिपोर्ट में बाकायदा नाम के साथ हर उस परिवार की कहानी लिखी है जो इस दंगे में बर्बाद हुए हैं। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही एक कमेटी बनाई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और
यह पता लगाने के लिए कि इन दंगों के पीछे असल में क्या वजह है और दंगों के समय क्या हुआ है। इसलिए आप ये ना समझें कि यह जांच रिपोर्ट जो है यह राजनीतिक है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे, इस रिपोर्ट में हर उस परिवार की कहानी है जो इस दंगे में बर्बाद हुआ है। इसमें बधू मंडल की कहानी है, इसमें करण घोष की कहानी है, इसमें अमीर चंद्र मंडल के परिवार की कहानी है, इसमें गोपाल मंडल की कहानी है, संजीव मंडल की कहानी है और संजय मंडल की कहानी है। इसमें कृष्णचंद्र पाल के परिवार की कहानी है, इसमें सोना रानी सरकार की कहानी है, अंजन सरकार की कहानी है, इसमें चंचल घोष की कहानी है, इसमें अमर कुमार भगत के परिवार की कहानी है, इसमें गोपाल रवि दास की कहानी है और इसमें राजकुमार गुप्ता की कहानी है। एक एक करके इसमें हर परिवार का नाम लिखकर उसकी कहानी लिखी है कि उसके साथ हुआ क्या। इन द हाउस ऑफ बधू मंडल देखिए, श्यामचंद मंडल, जेठा मंडल, अखिल मंडल, करण घोष, देवव्रत घोष, देवाशीष घोष और उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ, ये सारी कहानी लिखी है। अब इसमें जब आप देखेंगे नाम ऊपर अलग है, लेकिन नीचे जो कहानी बयां की गई है सबकी वो एक जैसी है। ये सारी कहानियां बिल्कुल एक जैसी है और हर कहानी में इन परिवारों के साथ पहले हिंसा हुई, फिर इनके घरों में जो कुछ भी पैसा या गहना रखे थे उस पैसे को लूट लिया गया, उन गहनों को लूट लिया गया और फिर इनके घरों को आग लगा दी गई और आग भी ऐसे लगाई कि ये आग से ये पूरे जो घर हैं ये नष्ट हो गए। थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूं। डॉली मंडल की कहानी है जो एक टी स्टॉल चलाती हैं और उनके घर को लूट लिया गया। उनके घर में 25 से 30 हजार रुपए पड़े हुए थे और यह पैसा दंगाइयों ने लूट लिया। और इसके बाद वो लिखती हैं, उनके टी स्टॉल को जला दिया गया। उस टी स्टॉल में एक फ्रिज था, 2 गैस सिलेंडर थे, एक सीलिंग फैन था, वो सब लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। उसके बाद देखिए एक और हैं श्यामचंद मंडल, उनके साथ भी यही हुआ। 70,000 रुपए उनसे लूट लिए गए। उनके कुछ सोने के गहने थे घर में जो रखे हुए थे वो लूट लिए गए। टोटल जो उनका लॉस है वो 70,000 का है, जिसमें 8,000 रुपया उनके घर में कैश था और उस कैश को लूट लिया दंगाइयों ने। सबकी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। दंगाई आए, पहले उन्होंने इन्हें मारा, पीटा, हिंसा की, घायल किया बुरी तरीके से। उसके बाद इनके पैसे को लूटा और फिर घर में आग लगा दी। आग भी ऐसे लगाई कि एक भी घर अब रहने लायक नहीं बचा। ये लोग अपने घरों में लगी आग को बुझा ना सकें, इसके लिए पानी के कनेक्शन को काट दिया गया और आसपास के पानी के टैंक्स को भी नष्ट कर दिया गया। जो पानी की टंकियां थी उन्हें भी नष्ट कर दिया गया ताकि उस पानी से ये आग ना बुझा ले। इस दौरान वहां का स्थानीय पार्षद महबूब आलम इन दंगाइयों के साथ स्वयं मौजूद था और एक विधायक भी जो लोकल विधायक था वो भी 11 अप्रैल को दंगे के पहले दिन वहां आया और इन दंगों को देखकर बिना कुछ किए वहां से लौट गया। अमीरुल इस्लाम नाम का एक व्यक्ति भी उस गांव में आया था जहां हिंसा हो रही थी और वो यहां उन घरों और दुकानों को देखकर गया जो इन दंगों में बच गए थे, ऐसा इसमें लिखा है। लेकिन उसके जाने के बाद इन घरों और दुकानों को भी आग लगा दी गई। तो सोचिए, एक व्यक्ति आता है सिर्फ यह चेक करने के लिए कि अभी इस गांव में और कौन कौन से हिंदुओं के परिवार बच गए हैं, कौन कौन सी दुकानें और घर बच गए हैं जिन्हें आग नहीं लगाई गई। वो नोट करके ले जाता है। उसके बाद उसके जाने के बाद दंगाई फिर वापस आते हैं और जो दुकानें और मकान बच गए थे फिर उनमें आग लगा दी जाती है। इत्तेफाक की बात यह है कि इनमें दंगाइयों के साथ दिखने वाला स्थानीय पार्षद महबूब आलम भी टीएमसी का बताया जा रहा है और मुर्शिदाबाद की एक सीट से विधायक का नाम भी अमीरुल इस्लाम ही है जो टीएमसी पार्टी से है।
इसमें यह भी लिखा है कि लोग, जो स्थानीय लोग हैं, दे वांट परमानेंट बीएसएफ कैंप्स एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। लोग कह रहे हैं कि पुलिस पर विश्वास नहीं है, बीएसएफ का कैंप हमारे इलाके में बना दीजिए या फिर कोई सेंट्रल आर्म्ड फोर्स को लगा दीजिए, वही हमें बचा सकते हैं। लिखा है साफ साफ, द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड। द विलेजर ऑफ बेटबोना called at 4 PM on Friday and 4 PM on Saturday, but police did not pick up the call. पुलिस तो फोन ही नहीं उठा रही थी। आगे ये भी लिखा है कि गांव में अब जो महिलाएं बची हैं, जो लड़कियां बची हैं, वो इतना डरी हुई हैं कि उनके परिवार वालों ने उन्हें वापस अपने रिश्तेदारों के घरों में भेज दिया है, क्योंकि वो अपनी बहनों को, बेटियों को, पत्नियों को वहां रखना ही नहीं चाहते, वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद भी पश्चिम बंगाल की सरकार यही कह रही है कि ये दंगे बाहर से आए लोगों ने कराए थे और उन्होंने ही इन लोगों को भड़काया था, यानी ये So what has unfolded in Murshidabad, pursuant to the violence which took place in April, is a report which shows the presence of outsiders who were the provocators and who incited those riots and the violence. What has also unfolded and is in the public domain, people have seen that leaders of political parties in opposition to the Trinamool Congress have delivered inflammatory speeches and had visited the district to further destabilize the situation. इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है साफ साफ कि जो लोकल काउंसलर है जिसका नाम है महबूब आलम, वो दंगाइयों के साथ 11 अप्रैल 2025 को वहां पर आया था, लिखा हुआ है। फिर यह भी लिखा है एमएलए इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन फ्राइडे, ही सॉ द वेंडलिज्म एंड वेंट अवे। यानी जो स्थानीय एमएलए है वो भी आया, उसने सारा दंगा जो नुकसान हुआ है वो सारा देखा और फिर चला गया। बट द वायलेंस कंटिन्यूड ऑन 12 अप्रैल, यानी सैटरडे को भी, अगले दिन भी ये हिंसा ऐसे ही जारी रही, ये एक हिंसा रुकी नहीं। फिर लिखा है अ मैन नेम्ड अमीरुल इस्लाम केम बैक टू द विलेज and saw which houses were not attacked, and then the miscreants came and set fire to those houses. तो ये सारी कहानी इसमें लिखी है और इसमें यह भी लिखा है कि अब ये सारे जो मकान हैं, घर हैं, ये इस हालत में है कि इनमें अब रहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक बहुत संगीन आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाने पर हंगामा और राज्य सरकार से पूछा गया कि पुलिस ने दंगाइयों को क्यों नहीं रोका जब यह हंगामा हुआ, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुसलमानों के इलाकों पर ही हमले करवाने शुरू कर दिए ताकि ऐसा लगे कि ये हमले दोनों धर्मों के लोगों पर बराबरी से हो रहे हैं। ये आरोप है अधीर रंजन का। दुख की बात यह है कि ये गांव एक बाप और बेटे को हत्या कर दिए गए थे और वहां के गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने बार बार पुलिस को संपर्क करते हुए उन लोगों को बचाव के लिए बार बार विनती की, लेकिन पुलिस वालों ने उन लोगों को मदद करने के लिए ना आए नहीं। उस समय जब यह हल्ला हो गए कि हिंदुओं पे काफी अत्याचार हुए हैं, आगजनी हुई है, तो चालाकी से ममता बनर्जी की सरकार कुछ मुसलमानों इलाके में 11 और 12 नंबर वार्ड है धुलियान में, मतलब शामसरगंज में, और मुसलमानों की जहां भारी तादाद में मुसलमान रहते हैं वहां जाके हमला बोला। तो ये अधीर रंजन चौधरी के आरोप हैं और इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है। ये जांच का विषय है कि इस इलाके में क्या सिर्फ जानबूझकर हिंदू धर्म के लोगों को ही निशाना बनाया गया या फिर इसके पीछे कुछ और था। बीजेपी ने भी पूछा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दंगों में शामिल टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई कब करेंगी। इससे एक बात बहुत साफ हो गई है
कि हिंदू समाज को टारगेट करके उनके विरुद्ध हिंसा करने की श्रृंखला मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक साफ दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी के द्वारा जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार की हिंदुओं के प्रति निर्ममता और कट्टरवादियों के प्रति अगाध ममता यह दर्शा रहा है। जब दंगे होते हैं तो कैसे पूरे के पूरे परिवार बर्बाद होते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। इसमें एक संजय मंडल थे जिनके परिवार को भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया, घर को जला दिया गया। वो कहते हैं कि उनके घर में उनका जो फर्नीचर था, टीवी था, घर था, वो तो जला ही दिया गया। उनके बेटे और बेटी जो दोनों छात्र हैं, उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारे उनके सर्टिफिकेट, सारे दस्तावेज वो जला दिए गए। उनकी स्कूल की किताबें जला दी गईं, स्कूल का बैग जला दिया गया, स्कूल की यूनिफॉर्म, सब कुछ जला दिया गया। सोचिए इन स्कूल जाने वाले बच्चों की क्या गलती थी। इन दंगों में 70 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि हत्या करने वाले लोग उनके आस पड़ोस से ही आए थे, यानी पड़ोसियों ने ही ये बाप बेटे की हत्या कर दी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुर्शिदाबाद में उस समय क्या हालात रहे होंगे। और हमारे देश में अक्सर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तो बहुत बातें होती हैं। लोग चिंता जताते हैं कि देखिए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आज जरा ये भी सोचकर देखिए कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं में और मुर्शिदाबाद के इन अल्पसंख्यक हिंदुओं में कौन सा बहुत बड़ा फर्क है। क्या ये दोनों एक ही नहीं है? बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार, लेकिन हम तो अपने देश में ही नहीं रोक पा रहे। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का वही जिला है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग घुसपैठ करके आए हैं और अब वो भारत के नागरिक भी बन गए हैं। और क्या पता कि इन दंगों में भी ऐसे ही लोगों की भूमिका रही हो जो बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आ गए हैं। और सोचिए पहलगाम हमले में भी तो यही हुआ था। पहलगाम हमले में भी आतंकवादियों ने भी हिंदू पर्यटकों को गोलियों से भून दिया था और उनकी हत्या करने से पहले उनका धर्म पूछा था। और आज इस पहलगाम हमले को पूरा 1 महीना हो चुका है।